एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मनोविज्ञान की कक्षाओं में हम चर्चा कर रहे थे बुद्धि के सिद्धांतों की। तो बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा हम इसके पहले ही क्लास में कर चुके हैं। आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा करेंगे वह है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किस क्रम में आया, यानी कि जो सिद्धांत आए एक दूसरे के काट पे ही आए। काट का मतलब कि जब उसके पहले जो सिद्धांत से जब उसकी आलोचना किए, उसकी कमियों को बताए, तो उन्होंने दूसरे सिद्धांत को स्थापित किया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भी सिद्धांत आए वो उसके पहले जो सिद्धांत आए थे उसमें उन्होंने क्या किया कि उसकी आलोचना किया, उसकी कमियों को बताए और उसके बाद अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। तब उनके सिद्धांत को स्थापित माना जाता है और उनके सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। तो ये जो गार्डनर थे ये अपना सिद्धांत दिए 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और इसको हम कहते हैं कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो होती है वो कुल 7 प्रकार की होती है। बुद्धि 7 प्रकार की होती है। इन्होंने कहा समूह कारक आपने पढ़ा था तो 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताया गया था, लेकिन यहां इन्होंने कहा कि बुद्धि के 7 प्रकार होते हैं। यानी बुद्धि की जो योग्यताएं होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं और उसको जो किताबों में प्रकार बताया गया है। तो बुद्धि की जो योग्यताएं होती हैं शुरू में इन्होंने 7 बताया, लेकिन अब कहीं 9 मिलता है और कहीं 10 मिलता है। तो सबसे पहले ये 7 प्रकार हैं क्या उसको जानना है, और उससे भी पहले अगर हम समझने का प्रयास करें तो इन्होंने कहा कि ये जितने भी योग्यताएं होती हैं, ये 7 योग्यताएं या 9 योग्यताएं या 10 योग्यताएं, जितनी भी योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक प्रकार की योग्यता पे अगर कोई क्षति पहुंचता है तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता है, दूसरा उससे प्रभावित नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटीईटी में कि कहीं अगर एक व्यक्ति को दिमाग की इस साइड में चोट लगता है तो क्या दूसरे साइड में जो उसकी योग्यताएं हैं वो प्रभावित होंगी कि नहीं होंगी। तो गार्डनर के हिसाब से कि सब अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग हैं, तो एक सिरा प्रभावित होगा तो दूसरे सिरे पे उसका प्रभाव नहीं जाएगा। यानी वो जो एबिलिटी होगी, वह जो योग्यता होगी, वह जो बुद्धि होगी, वह उसी रूप में काम करेगी जैसे पहले वह काम करती थी। यानी किसी एक भाग की क्षति होने पे दूसरा भाग प्रभावित नहीं होता है। ये गार्डनर का मुख्य सिद्धांत है यही। तो इन्होंने जो 7 प्रकार शुरू में बताए, अगर हम उसकी चर्चा करें तो सबसे पहला जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि शाब्दिक बुद्धि, शाब्दिक या हम कह सकते हैं भाषाई बुद्धि, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। दूसरा इन्होंने बताया गणितीय या इसी को कहा कि तर्क या तार्किक बुद्धि। गणितीय या तार्किक बुद्धि। तीसरा इन्होंने कहा संगीत बुद्धि। फिर इन्होंने कहा कि शारीरिक गतिक बुद्धि। फिर इन्होंने कहा कि आत्मन स्वयं बुद्धि। फिर इन्होंने कहा
कि आत्मन अन्य बुद्धि। तो शाब्दिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, उसके बाद संगीत बुद्धि, फिर उसके बाद शारीरिक गतिक बुद्धि, आत्मन अन्य बुद्धि, और उसके बाद स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। तो आप देखेंगे यहाँ ये 7 प्रकार इसका हो गया। शुरू में इन्होंने इसी 7 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया और ये नंबर 7 हो गया। तो शुरुआत में इन्होंने इसी 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। इस 7 प्रकार में इन्होंने कहा कि जो ये पहला शाब्दिक बुद्धि जिसके अंदर होगा वो राजनेता बन जाएगा, वो कवि बन जाएगा, वो धर्म गुरु बन जाएगा, आदि बन जाएगा। तो शाब्दिक बुद्धि का मतलब हो गया कि जिसके पास भाषाई योग्यता ज़्यादा हो, शब्दों का भंडार ज़्यादा हो, लेखक हो जाएगा, कवि हो जाएगा या राजनेता हो जाएगा, अपने जाल में जो एक दूसरे को फंसा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर भाषाई या शाब्दिक क्षमता ज़्यादा होता है, शाब्दिक बुद्धि ज़्यादा होता है। दूसरा, जो गणितीय या तार्किक बुद्धि जिसके भी अंदर होगा, तर्क करने की क्षमता जिसके अंदर होगी, वो वकील बन सकता है, गणितज्ञ बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। तो वकील भी बन सकता है, ये गणितज्ञ भी बन सकता है और वैज्ञानिक भी बन सकता है। तीसरा, संगीत बुद्धि, ये क्या होता है? कलाकार होता है, या क्या होता है? एक गायक होता है, या क्या होता है? संगीतज्ञ होता है। शारीरिक गतिक बुद्धि, जैसे ये पायलट में होता है, धावक में होता है, आदि। आत्मन स्वयं बुद्धि, कि अपने आप को जानना, जैसे एक दार्शनिक होता है, दार्शनिक होता है। धर्म गुरु जो होते हैं, इनको ले लीजिए। आत्मन अन्य का मतलब हो गया जैसे बीमा एजेंट हो गया, बीमा एजेंट हो गया, या बीमा एजेंट के अलावा जो सेल्समैन होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन को भी इसमें ले सकते हैं, सेल्समैन होते हैं। स्थानिक बुद्धि का मतलब हो गया कि जो कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, इन्हीं को इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर जो होते हैं, आदि। तो अगर हम इसको एक बार फिर से चर्चा करें तो ये 7 प्रकार की जो बुद्धि गार्डनर ने बताया, इसमें जो सबसे पहला प्रकार बताया शाब्दिक बुद्धि, तो ये शाब्दिक बुद्धि में भाषाई बुद्धि भी उसी को कहा जाता है। जैसे एक राजनेता होता है, एक कवि होता है, एक लेखक होता है, एक धर्मगुरु होता है। तो ये सब जो होते हैं उनके पास शब्द बहुत होते हैं, भाषाई रूप से वो बहुत मजबूत होते हैं, एक दूसरे को अपनी जाल में फंसाने। जैसे एक राजनेता होता है तो अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से वह रख पाता है और दूसरे को समझाने में सफल होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें भाषाई क्षमता ज़्यादा होता है। दूसरा, गणितीय और तार्किक, जिसके अंदर तर्क करने की क्षमता हो, जिसके अंदर समस्या समाधान करने की क्षमता हो, नई नई बात को खोजने की क्षमता हो, वो होगा कौन? वकील होगा, गणितज्ञ होगा, वैज्ञानिक होगा, आदि। तीसरा प्रकार संगीतज्ञ बुद्धि, जिसमें लय हो, ताल हो, संगीत को समझने की क्षमता हो जिसके अंदर, वो एक संगीतज्ञ हो सकता है, एक गायक हो सकता है, एक तबला वादक हो सकता है। या शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब जो शरीर की पसलियां होती हैं, उन पसलियों में जो ये घुमाव होता है, या जो हम शरीर को गति में रहते हुए भी जब निर्णय लेते हैं, तो ऐसा क्षमता जिसके अंदर होती है उसी को हम कहते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। पायलट, बस का ड्राइवर, धावक, जिम्नास्टिक, क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, आदि जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। आत्मन स्वयं बुद्धि का मतलब होता है अपने आप को समझना, हम क्यों हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, अपने आप को, हमारी क्षमता क्या है, हमारी योग्यता क्या है। अगर अपने आप को हम समझ रहे हैं तो ये आत्मन स्वयं बुद्धि, ये दार्शनिकों में और धर्म गुरुओं में पाया जाता है ज़्यादा। उसके अलावा आत्मन अन्य बुद्धि, जैसे बीमा एजेंट हुआ, एक दुकानदार हुआ, एक सेल्समैन हुआ, एक अध्यापक हुआ, तो ये दूसरे को समझ करके ही काम करते हैं। अध्यापक बच्चे को समझ करके पढ़ाता है, तो इसका मतलब उसको समझना ही है। अगला स्थानिक बुद्धि,
स्थानिक का मतलब होता है कि जो किसी स्थान को देख करके उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोण सबका पता लगा ले। तो इसका पता वो कब लगा सकता है? जैसे एक मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति हूबहू बना देता है। एक कलाकार ऐसा होता है कि हमको देख करके हमारा चित्र बना देगा, लगेगा हाँ बढ़िया बना है। तो इसका मतलब कि उसमें स्थानिक जो योग्यता है वो उसके अंदर ज्यादा है, स्थानों को समझने की योग्यता उसको ज्यादा है। इसके अलावा जो 8वां प्रकार इन्होंने दिया वो प्राकृतिक बुद्धि का दिया, प्राकृतिक बुद्धि का दिया, और ये 1998 ईस्वी में इसको जोड़ा। जिसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होगी वह किसान हो सकता है, वह पर्यावरणविद हो सकता है आदि, भूगोलवेत्ता हो सकता है आदि। प्राकृतिक बुद्धि का मतलब प्रकृति और अपने बीच के जो संबंध होते हैं उसको जानना, प्रकृति और अपने बीच के जो संबंध है उनको जानना, यानी प्रकृति में के साथ हम सामंजस्य किस प्रकार से बनाएं, अगर इसकी जानकारी, इसका जो जिसके अंदर क्षमता होती है, ऐसी क्षमता को हम प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। और 9वां के बारे में अगर हम बताएं तो 9वां जो था वो अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी का मतलब कि हमारा अस्तित्व जो है वो क्यों है, कैसे है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दार्शनिक होते हैं, धर्मगुरु, दार्शनिक आदि जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। और लास्ट में 10वां भी आया है, 10वां भी आया है, और 10वां के बारे में अगर हम बात करें तो ये आध्यात्मिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि, ये 10वां है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि ये किस में पाया जाता है? ये जैसे हो गए साधु संत, साधु संत। देखिए अब गार्डनर ने कहा क्या, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें कि गार्डनर ने तो दे दिया कि 10 प्रकार की बुद्धि हैं, तो गार्डनर ने क्या कहा? तो गार्डनर ने कहा कि हर व्यक्ति में ये सारी योग्यताएं होती हैं, सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाती हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसमें ये सारी बुद्धि ना पाई जाती हो। लेकिन वातावरण जैसा उसको मिलता है उसी प्रकार से वो बुद्धि विकसित हो जाती है। अगर किसी को ऐसा वातावरण मिला कि जहाँ पे केवल शाब्दिक और भाषाई बुद्धि का विकास हो सकता है, तो केवल भाषाई और शाब्दिक बुद्धि का विकास होगा, और बाकी के जितने बुद्धि हैं वो सब क्या होंगे, दब जाएंगे। किसी को ऐसा वातावरण मिला कि भाषाई बुद्धि और गणितीय बुद्धि दोनों विकसित हो सकता है, तो वहाँ दोनों विकसित हो जाएगा, और बाकी के जो होंगे वो दब जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति में वो क्षमताएं हैं, लेकिन उसको उभारने का जो काम होता है वो वातावरण करता है। जैसी जिसकी योग्यता, जैसी जिसकी जिसका पर्यावरण होगा, जिसका वातावरण होगा, जिसका परिवेश होगा, उसी हिसाब से उसमें उसी प्रकार की योग्यताएं विकसित हो जाएंगी, और वही बुद्धि उसका विकसित हो जाएगा, बाकी दब जाएगा। अगर उसको उचित वातावरण मिले, समुचित वातावरण मिले, तो जितने प्रकार की बुद्धि यहाँ लिखी गई है सभी प्रकार की बुद्धि उसकी विकसित हो सकती है, और सभी क्षेत्रों में वह अच्छा काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक वातावरण की, अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। अगर हम इसको आपसे कहें कि जैसे मान लीजिए कि एक उन्नतशील पौधे का बीज है, उन्नतशील पौधे का बीज है, और इसके लिए जिस मिट्टी की जरूरत है, जिस ताप की जरूरत है, जिस प्रकाश की जरूरत है, जितने जल की जरूरत है, ये अगर ना मिले तो क्या ये उन्नतशील बीज केवल उन्नतशील बीज है? तो क्या ये उन्नतशील बीज इनके अभाव में भी एक अच्छा पौधा बन सकता है? नहीं। इसके अंदर क्षमता तो है कि ये उन्नतशील पौधा है, लेकिन
जब इसको मिट्टी, ताप, प्रकाश, जल यानी इसके लिए जो उचित वातावरण चाहिए वो अगर उसको नहीं मिलेगा तो ये उन्नतशील पौधा या उन्नतशील बीज भी है तो यह एक अच्छा पौधा नहीं तैयार हो पाएगा। कारण क्या है कि क्षमता तो थी इसके अंदर, लेकिन इसको जो है समुचित वातावरण नहीं मिल पाया, और जब समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि वो पौधा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। और यही बात ही यहाँ है कि अगर ये सारे बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो वही विकसित होते हैं जिसका उसको माहौल मिलता है। अगर एक का माहौल मिला तो एक विकसित, दो का माहौल मिला तो दो विकसित, तीन का माहौल मिला तो तीन विकसित, सबका माहौल मिल जाए तो सब विकसित हो जाएंगे और वह बच्चा सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करना शुरू कर देगा। तो हम एक बार फिर से इसको सारांश रूप में बताते हैं कि गार्डनर का जो सिद्धांत है 1983 ईस्वी में ये दिए और इन्होंने कुल 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। बाद में 1998 में इन्होंने प्राकृतिक बुद्धि दिया और फिर उसके बाद ये जो अस्तित्ववादी बुद्धि है इसको इन्होंने 2000 ईस्वी में जोड़ा, 2000 ईस्वी में। और उसके बाद अब ये कुल 10 प्रकार बताते हैं और 10 में इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। किसी एक भाग पे अगर चोट लगती है या किसी एक भाग के प्रभावित होने से बाकी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा गार्डनर ने कहा है। और अगर उसको समुचित वातावरण मिले तो सभी प्रकार की बुद्धि जो है वो विकसित हो सकती है। तो जिसमें जिस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, कौन कौन बन सकता है, तो इसमें आप देखेंगे कि इंजीनियर आपको या वैज्ञानिक ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। जिसमें स्थानिक बुद्धि होगी वह भी इंजीनियर बन सकता है और जिसमें गणितीय और तार्किक बुद्धि होगी वो भी इंजीनियर बन सकता है। तो मतलब ये है कि जब हम इसको देखते हैं तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों महत्वपूर्ण होता है। इससे हमको पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर तो है क्षमता, योग्यता है, लेकिन उचित वातावरण के अभाव में सारी योग्यताएं दब जाती हैं और बच्चा किसी एक क्षेत्र में ही आगे निकल पाता है। उसकी योग्यताओं, क्षमताओं को जानते हुए हमको उसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि जिससे वह बच्चा अपना समुचित विकास कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसे माहौल में उस बच्चे को हमको ऐसा माहौल उस बच्चे को देना होगा। तो ये गार्डनर का सिद्धांत है। सिद्धांत में इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें वही फिर से एक बार दोहराएंगे कि एक भाग पे चोट लगने पे दूसरा भाग प्रभावित नहीं होता है, गार्डनर ने कहा। मल्टीपल बहुप्रज्ञा सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो गार्डनर ने दिया। 10 प्रकार की योग्यताएं माना, पहले 7 प्रकार की बुद्धि माना था, अब 10 प्रकार की बुद्धि हो गया। उसके बाद ये वातावरण को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि ये पहले से मान रहे हैं कि हर बच्चे में वो क्षमताएं विद्यमान है। तो ये जो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था। इसके बाद हम फिलिप बर्नन का क्रमिक महत्व का सिद्धांत लेकर के आएंगे। आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।